अस्सलाम वालेकुम। शारा दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज हसनात मलिक साहब हमारे साथ नहीं हैं और उसकी वजह ये कि उनकी तबीयत नासाज थी, वो आज हियरिंग में भी नहीं आए। लेकिन नासिर साहब जो कल हमें दाग़े मुफ़ारकत दे गए थे, आज हमने इनको पकड़ लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस के दौरान जो समाअत हुई, उसमें आखिरी जो समाअत का लम्हात थे उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो काफ़ी जल्दी में नज़र आए। उन्होंने अदालत से कहा कि अगर कल कंक्लूड ना किया गया तो फिर इलेक्शन जो है वो वोट पब्लिश नहीं कर सकेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिहाजा अदालत पाकिस्तान बार काउंसिल को ना सुने, सिंध हाई कोर्ट बार को ना सुने और बाकी किसी और को भी ना सुने और सिर्फ मेरे जवाबुल जवाब दलाइल सुने और उसके बाद रेफरेंस के ऊपर अपनी राय जो है वो उसको अनाउंस कर दे। हुआ कुछ यूँ था कि फ़ारूक नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से आए और उन्होंने कहा कि जनाब आपने रज़ा रब्बानी साहब को सुना है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, मैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से हूँ जिन्होंने उम्मीदवारों को सेनेट में टिकट दिए हैं और हम मुतासिर हो सकते हैं, यानी कि हम अफेक्टेड पार्टी हैं, लिहाजा हमें ज़रूर सुना जाए। ये भी अजीब सी बात थी कि सदारती रेफरेंस के अंदर अफेक्टेड पार्टी कैसे हो सकते हैं वो। एनीवेज़ सिंध हाई कोर्ट बार के एहतजाज के बाद और पाकिस्तान बार काउंसिल के एहतजाज के बाद जो है वो अदालत ने उनको कहा, अथॉरिटी जनरल की जो ये इस्तदा थी ये तो उन्होंने तस्लीम नहीं की, लेकिन ये भी अचंभे की बात थी कि पाकिस्तान बार काउंसिल जिसके खुद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी बॉडी को ना सुना जाए। एनीवेज इसके साथ ही जो एक और अहम बात थी वो ये थी कि आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आयरिश जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक जजमेंट जो है वो भी कोट किया और उसकी तफसीलात तो नासिर साहब से हम जानेंगे, लेकिन एक और भी दरख्वास्त है, वो है एडवोकेट खुर्रम चुगताई। पता नहीं उनको ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस दरख्वास्त के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की गई है, जिसमें सदारती रेफरेंस के अंदर जो लीगल प्रोसीजरल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स हैं उनका हवाला दिया गया है और ये कि आज़ाद उम्मीदवार के ने अगर इलेक्शन लड़ना हो तो उसके क्या तरीक़ाकार होगा और वेरीफाइबल वोट के तरीक़ाकार के ऊपर भी उन्होंने नुक्ते उठाए हैं। तो नासिर साहब, आज की समाअत के अंदर आज की हाइलाइट्स आपको क्या लगी, क्या मुख्तलिफ लगी? रज़ा रब्बानी साहब आज कितना कायल कर पाए अदालत को या नहीं? देखें क़य्यूम साहब, आप मुझे ये कहने का मौका दें कि कल आप कोर्ट नहीं आ सके थे, लेकिन कल की हियरिंग बहुत अहम थी और उसने चेंज किया। और आज जब केस शुरू हुआ ना, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मेरी ये फीलिंग है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है देयर इज़ अ चेंज ऑफ हार्ट। चीफ जस्टिस जो हैं वो क्लियरली मुझे महसूस हुआ है कि वो उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है और कोर्ट जब जैसी प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उन्होंने 1971 के जो आयरिश केस है ना उसका उन्होंने ख़ुद रेफरेंस हवाला दिया और उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया और उन्होंने कहा कि ज़रा ये जजमेंट पढ़ें। तो अटॉर्नी जनरल साहब, उस केस का नाम है नील मैकमोहन प्लांटिव वो वर्सेस अटॉर्नी जनरल वो आयरिश का है, आयरलैंड का। क़य्यूम साहब, ये इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि आयरलैंड से हमारा क्या ताल्लुक़ है, ये इसलिए रेलिवेंट है कि आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तकरीबन सिमिलर है। सिर्फ नंबरिंग का जो आर्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन सिमिलर है और उनका भी बाई कैमरल सिस्टम है ये पार्लियामेंट का, हमारा भी वही सिस्टम है। मतलब हमने डीटो उनसे उठाया है और वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो वही है जो उनके है। अच्छा, उसमें जो इशू था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो उस केस में पॉइंट लिया गया था ना वही तकरीबन रेफरेंस में भी वही पॉइंट चल रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उसमें ये था कि वो जो साहब थे मैकमोहन साहब, वो उन्होंने ये कहा था, वो आए थे और उन्होंने चैलेंज किया था इलेक्शन एक्ट आयरलैंड के, ठीक है। हमारा यहाँ इलेक्शन एक्ट 2017 है, उनका शायद 23 था। उसमें ये था कि सेक्शन 26 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बैलेट पेपर है उसमें नंबर होगा, नंबरिंग होगी, काउंटर फाइल पे नंबरिंग होगी। मतलब वो जो कहते हैं ना ट्रेसेबल, जो बात हम कह रहे हैं कि ट्रेसेबल होना चाहिए, एग्जैक्टली वही इशू था कि बैलेट पेपर उसमें लॉ में ये लिखा हुआ है कि बैलेट पेपर जो इशू होगा वो मार्क होगा और काउंटर फॉइल के पीछे लिखा होगा, नंबरिंग दोनों जगह होगी।
बैलेट पेपर पे, ताकि पता लग सके कि ये किन साहब ने वोट डाला है, ट्रेसेबल वोट था। ट्रेसेबल है। तो इन द एंड जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट किया, जो होल्ड किया, और वो उसको अपहोल्ड सुप्रीम कोर्ट ने भी किया 1971 में आयरलैंड की। उन्होंने ये कहा कि जो सीक्रेट बैलेट है उसका मतलब है सीक्रेसी इनवायबल होगी, यानी कि वो किसी भी सूरत में आप उसको टच नहीं कर सकते। वो एक तरह का सैक्रोसैंक्ट है। मुझे मतलब माफ़ कीजिएगा, ठीक मेरी है। अंग्रेज़ी का ज़रा वो ट्रांसलेट नहीं मैं जल्दी कर पाता। नहीं। सैक्रोसैंक्ट है कि बहुत मुकद्दस, यानी जो सीक्रेसी है वो मुकद्दस है, उसको आप नहीं छेड़ सकते, नंबर एक। नंबर दो, जो सेक्शन 26 ऑफ द अब इलेक्शन ये देखें ना कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने जब ये समाअत ख़त्म होने से पहले भी फिर एक मरतबा आयरिश ये इसी फैसले का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि खा कितनी करप्शन हो, वोट की सिक्रेसी ख़त्म नहीं हो सकती। ये उसकी रेशो है, उसकी रेशो। और फिर दूसरा, उन्होंने जो सेक्शन 26 है, जिसका मैंने बताया ना कि वो काउंटर फॉइल होगा और उसमें नंबर लिखा जाएगा, उसको उन्होंने इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर दिया, यानी वो इलीगल है। तो कहने का मतलब है कि सीक्रेसी जो है ना वो मुकम्मल है, कंप्लीट है, ब्लैंकेट, जो बार बार बुलेट प्रूफ है। जिस तरह जस्टिस एजाजुल एहसन बार बार वो कह रहे थे कि सीक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए और ब्लैंकेट नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको आप जा ही नहीं सकते पीछे। तो ये इसका तकरीबन अच्छा, फिर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को ये कायल करने की कोशिश की कि ये बेसिकली लोअर हाउस के साथ डील करता है, और अच्छा। हमारा पॉइंट भी यही है कि जो सिटीज़न वोटर है उसको आप एक्सपोज नहीं कर सकते, उसका जो वो है ना वोट, वो सीक्रेट ही रहेगा, वो ओपन नहीं हो सकता। लेकिन फिर जब रज़ा रब्बानी साहब ने आर्गूमेंट शुरू किए, तो उन्होंने कहा नहीं सर, इसका जो पॉइंट था ना जिस पे सारी डिस्कशन है वो सीक्रेट बैलेट है, वो अपर हाउस या लोअर हाउस नहीं है। मतलब इस इलेक्शन टू द अपर हाउस या इलेक्शन टू द लोअर हाउस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ सीक्रेसी ऑफ बैलेट का है। तो कितना कन्विंस नजर आए अदालत? ये देखें जी, मेरा पॉइंट व्यू है कि चीफ जस्टिस तो कन्विंस नज़र आ रहे हैं विद हिज ऑब्जर्वेशंस, और उन्होंने एक जगह तो ये भी कहा है कि देयर इज़ नो रूल के मतलब वो मतलब जो करप्ट प्रैक्टिसेस का जो एक तरीका है ना कि जब तक साबित ना हो गिल्टी, वो आप मतलब कहने का मतलब है वो एविडेंस आना चाहिए अगर आपने ये साबित करना है तो। और फिर उन्होंने रज़ा रब्बानी साहब ने ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 168 है उसके अंदर ब्राइबरी का जो है कि रिश्वत सतानी के हवाले से, तो ये वोट डालने से पहले है कि भी है, और दूसरा एक है कि आया वो गैर हाजिर भी रहता है, तो ये भी करप्शन है। कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, रिश्वत लेने के इवज़ या पैसे लेने के इवज़ वो वोट किसी को डालेगा या वोट देने से गैर हाजिर रहेगा, ये दो कंपोनेंट होंगे तो फिर जाके, और फिर ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो उसके खिलाफ कोई भी तदीबी कार्रवाई जो है वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ कर सकता है। रज़ा रब्बानी साहब का बार बार यही कहना था। तो अच्छा ये बताएं कि ये कितनी अहम बात है कि रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं, फ़ारूक नाइक साहब कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से हूँ, तो ये पीपल्स पार्टी के अपने अंदर का भी कोई इख्तिलाफ है? देखें यही तो बात है कि अटॉर्नी जनरल ने एक तरह से उनका मजाक ही कह लें उड़ाया। उन्होंने कहा कि देखें ये पीपल्स पार्टी वालों की तो एक और लफ्ज़ भी उन्होंने कहा कि ये रेसलिंग नहीं हो रही। उन्होंने ये कहा कि देखें पीपल्स पार्टी की तरफ से ये आर्गूमेंट्स कर रहे हैं और अच्छे खासे कर रहे हैं और 2-3 दिन से कर रहे हैं और कल भी करेंगे। चीफ जस्टिस ने भी कहा। और उसके बाद फिर रज़ा रब्बानी साहब आ गए हैं फ़ारूक नाइक, और वो कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंटेरियन से हूँ, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने टिकट किया। तरसों जो है वो आ जाएगी कि ये एक नई सब्सिडरी आ जाएगी कि पीएसएफ वाले भी आ जाएंगे पीपल्स पार्टी के। तो ये रेसलिंग नहीं हो रही कि मैंने इनको टच किया तो मैंने भी इनको मतलब जवाब देना है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज मुझे एक बात अजीब सी लगी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने वेहेमेंटली अपोज किया कि आप पाकिस्तान बार काउंसिल को और सिंध हाई बार काउंसिल को अपॉर्चुनिटी ना दें कि वो आर्गू करें, क्योंकि पहले भी 2018 के रेफरेंस में भी उनको मौका नहीं दिया गया था, और एज ऑफ राइट कोई ऑडियंस क्लेम नहीं कर सकता जब हम 186 में आए हुए हैं, यानी कि हमने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की हुई है, तो ये किसी का मैटर ऑफ राइट नहीं है। ये कोई एडवर्सोरियल ज्यूरिसडिक्शन तो है नहीं है। तो इस पे भी जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जी हाँ ये बात सही है कि एडवर्सोरियल नहीं है, और जिनकी असिस्टेंस हमें चाहिए हम उनसे मांग लेंगे। लेकिन इस पे सलाउद्दीन साहब जो प्रेसिडेंट हैं सिंध हाई कोर्ट बार के, वो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त, बड़े असर्टिव लैंग्वेज में कहा
कि सेनेट और एक तो उनकी आवाज़ भी बहुत भारी है। भारी। उन्होंने कहा सेनेट, आपको पता नहीं ये जैसे सभी के फर्जंद हैं। हाँ बिल्कुल, और बड़ी यंग एज के अंदर सिंध हाई कोर्ट बार बहुत के brilliant, प्रेसिडेंट हाँ, इलेक्ट हुए हैं। और जस्टिस काजी फैसा के केस के अंदर भी इन्होंने आर्गू किया है। बिल्कुल। जस्टिस मुनीर मलिक साहब जो हैं उनके साथ इनके उनको वालिद असेस साहब, किया। इनके वालिद साहब भी ह्यूमन राइट के हवाले से बहुत मशहूर थे कि वो ह्यूमन राइट की ब्रीच को तो बर्दाश्त ही नहीं करते थे और फंडामेंटल राइट्स पे वो बहुत बिलीव करते थे। और उन्होंने आम कॉमन सिटीजन को और मतलब इस तरह के लोगों को जो एग्रीव्ड हो उनको बहुत इंसाफ दिए। एनी हाउ वो आए और उन्होंने कहा जो नेशनल असेंबली और सेनेट है वो आम लोगों की के लिए फंक्शन करती है, उनके राइट्स के लिए फंक्शन करती है। तो इसलिए हमारा बनता है, हमारा हम वी आर द स्टेक होल्डर और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट है, इसलिए हमें सुना जाए। बहरहाल उनको टाइम दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये है कि देखें कल वैसे बहुत लंबी प्रोसीडिंग्स होनी है क्योंकि 30-30 मिनट हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि 30 मिनट में वो कंक्लूड होगा। जैसे रज़ा रब्बानी साहब कह रहे थे कि 45 मिनट्स तक तो मैं जाऊँगा ही। तो इसी तरह जो दूसरे शुरू होंगे, दूसरे वकील, फिर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब है, इतने उन्होंने उनके पास मुस्लिम लीग डॉक्यूमेंट्स हैं। नून, हाँ, जमात इस्लामी, लेकिन जमात इस्लामी और जेयूआई ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने उन्होंने रज़ा रब्बानी देखें कहाँ पॉलिटिकल वो पोल्स अपार्ट हैं सोच में, लेकिन इस मामले के ऊपर जो है जेयूआई और जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी के आर्गूमेंट्स को अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल। तो अब जो है वो मुस्लिम लीग नून के रह गए, फारूक नाइक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, और पता नहीं खुर्रम चुगताई साहब की पिटीशन जो है वो उसका भी उनको मिलेगा, मौका मिलेगा या नहीं लेकिन मिलेगा। खुर्रम चुगताई साहब ने एक दो बातें बड़ी अपनी पिटीशन में बड़ी हाईलाइट की जो बड़ी मतलब मैं सोच में पड़ गया। मतलब मैं तो खैर इतना कोई लीगल माइंड नहीं है। उन्होंने प्रोसीजर, आपको पता है एक टेलीविजन चैनल के अंदर इनकी जो पिटीशन थी उसको इलेक्शन कमीशन की बुनियाद बना के, ना से मैं उस चैनल का नाम नहीं लूँगा आप शर्मिंदा ना हो, खैर मैं उस पर काम पूरा उन्होंने सदर मुमलिकत के खिलाफ पूरा कर दिया कि जी इलेक्शन कमीशन से सदर मुमलिकत के खिलाफ जो कहना चाहता हूँ वो बड़ा अहम है। उन्होंने प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हाईलाइट की हैं इस रेफरेंस को फाइल करने में, क्योंकि कयूम साहब आपको याद है हमने काजी फाजिसा का केस कंप्लीट सुना, उस पर इस बात पे बड़ी लंबी डिस्कशन हुई थी और उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट को अपना इंडिपेंडेंट माइंड सीख करना है। इसमें हुआ ये है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने एक प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया, प्राइम मिनिस्टर ने वो कैबिनेट में ये पॉइंट लेके गए कि हमें इस तरह का एक रेफरेंस फाइल करना चाहिए, कैबिनेट ने अप्रूव किया, फिर वो मैटर जो है वो चला गया प्रेसिडेंट के पास और फिर वो वहाँ से रेफरेंस फाइल हो गया। तो कहने का ये मकसद है कि हमने ये देखा है वो प्रोसीजर्स का, तो जो है वो आपको पता है ना आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला था उसके अंदर भी प्रोसीजरल गलतियाँ थी। ये वफाकी हुकूमत का ये तो काम है। उस पर हमने एक हेडलाइन लगा दी थी जिसपे बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे। वो मेरी स्टोरी थी, उस पर हमने लिखा था कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो लॉ मिनिस्टर से लेके किसने हमारे साथ शिकायत नहीं की थी, तो क्योंकि वो प्रोसीजरल डिफेक्ट्स थे। आपको पता है कितनी सारी डिफेक्ट्स निकाले थे कि समरी बनी कैसे थी, उसके अंदर कहा क्या गया था, वो बहुत मतलब है कि वो भी एक मामला जो है ना। तो मैं जो ये कहना चाह रहा था कि अगर कोर्ट इस पे कन्विंस हो गई कि इस रेफरेंस में प्रोसीजरल डिफेक्ट्स हैं, तो फिर तो ये उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने इतना टाइम जो सुना है तो क्या ये वेस्ट चला गया है या क्या हो गया। मतलब कहने का मकसद है ये बड़ा, हाँ, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा हम इस सारे अमल को जो है वो बेकार नहीं जाने देना चाहते, तो हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन के इनेकाद से पहले इसका ऊपर फैसला आ जाए। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा आज बड़ी एम्फेसिस किया है कि देखें टाइम इज़ द एसेंस। अगर ये कंक्लूड ना हुआ कल तो इलेक्शन कमीशन के पास टाइम नहीं होगा कि वो बैलेट पेपर जल्दी छापे, क्योंकि इलेक्शन 3 तारीख को है, तो उनको टाइम मिलना चाहिए ना। तो उनके पास बहुत कम शॉट है, अदरवाइज़ ये सारी की सारी जो है ना ये एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाएगी और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन हमने ये बात खुर्रम साहब से बात की थी, तो खुर्रम साहब ने हमें ये बात बताई थी कि 11 तक अगर इलेक्शन कमीशन चाहे, 11 मार्च से आगे नहीं, लेकिन उसके दरमियान में वो एक्सटेंड कर सकता है अगर चाहे कि वो उसको डिफिकल्टी आ रही है। जो कट ऑफ डेट है इलेक्शन सेनेट के होने की वो 11 मार्च है, उससे पहले किसी भी वक्त। तो अगर वो समझती है कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिर एक मरतबा शेड्यूल चेंज करने के हवाले से कोई इस तरह की मुहिम जुई करेगी? पहले भी बदनामी, बहुत तनकीद का निशान। आपको याद होगा कि PMLN की गवर्नमेंट थी और प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होना था, ममनून साहब का, तो उसमें बाकायदा उन्होंने
इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया था, अपनी तरफ से डेट भी दे दी थी, बाद में उस पर बहुत ज़्यादा ले दे हुई थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, जवाद ख्वाजा साहब थे और एक तीसरे जस्टिस खिलजी आरिफ थे शायद, तीनों को लेकिन बेंच मेरा था। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में इसमें वेंचर नहीं करना चाहिए। ये देखें, नहीं, इलेक्शन नहीं। कमीशन एक कंप्लीट चलें। इदारा है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। कोई और अहम बात, क्योंकि जो कल की हेयरिंग थी रज़ा रब्बानी साहब की, आपने मुझे चुटकी काटी है, तो ज़रा कल की हेयरिंग के अंदर रज़ा रब्बानी साहब का क्या मौक़िफ़ था, वो 1-2 मिनट में अगर आप बता देंगे तो हमें बड़ी। असल में वैसे तो लीगल आर्गूमेंट्स को अगर हम एक तरफ कर दें तो उन्होंने रियलिटी इन पाकिस्तान बताने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपने इसको सीक्रेट ना रहने दिया तो जो डीप स्टेट है और ये रियलिटी है, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन पे किसी किस्म का एस्पर्जन नहीं कास्ट कर रहा, लेकिन उनको एक्सेस है कि वो डीप स्टेट जो है आपको आपके बैलेट देख सकेगी और वो आइडेंटिफाई कर लेगी, और फिर वो जो मेंबर्स हैं उनको वो ब्लैकमेल कर सकती है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकती है, उनको प्रोसिक्यूट कर सकती है, और ये एक नया दरवाज़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो अपना जो आम मतलब जो वो चाहते हैं वो और ये आपने जो बात की है ना इसके, क्यों आप देखें ना, रज़ा रब्बानी साहब ने भी सदाती रेफरेंस के वाले सेनेट में तकरीर भी की थी, और उसके अंदर जो उन्होंने कहा कि ये जिस तरह का सदाती रेफरेंस दाखिल किया गया, इसके ऊपर तो सदर आरिफ अली का मुआवजा होना चाहिए, इम्पीचमेंट होनी चाहिए। तो इसी किस्म की बात जो है वो खुर्रम चुगताई साहब ने भी अपनी पिटीशन के अंदर की हुई है। उसकी वजह भी जो मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि जब अलवी साहब मेंबर थे नेशनल असम्बली के, तो उन्होंने वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी की एक मेंबर सब कमेटी थी हाँ। जिन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 बनाया है, उसमें तकरीबन 89 सिटिंग्स की हैं, और वो आपको पता है एज ए लॉ मेकर वो बहुत शानदार आदमी है, उन्होंने बहुत अच्छी मतलब उनका रोल किया। और ये मज़ेदारी की बात है कि हम अब तक सुनते रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो ये कहते रहे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इसका हवाला दिया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ओपन बैलेट की बात की थी इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने, लेकिन उस मीटिंग में नहीं उस थी। मीटिंग में तहरीक इंसाफ मौजूद थी। हाँ। इलेक्शन एक्ट के जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इस बात को नहीं उठाया गया। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ भी अब ये जो क्लेम कर रही है, तो टेक्निकली तो ये भी क्लेम नहीं बनता, ये तो आफ्टर थॉट है। आफ्टर थॉट है, लेकिन बात वही जो इन्होंने भी तवज्जो नहीं दिलाई थी। लेकिन कि आज open ballot आज को। की प्रोसीडिंग्स और कल की प्रोसीडिंग्स से मैं ये समझता हूँ, मेरा मतलब ये मेरा हाइपोथेटिकल जो आप चीफ जस्टिस ने भी कहा है, वो जो जस्टिस एजाजुल हसन और रज़ा रब्बानी साहब वो बात कर रहे थे ना हाँ। करप्शन पे, तो उन्होंने कहा था ये सारा कुछ ये हमने जो सारा कुछ डिस्कस हाँ। किया ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस थे। लेकिन मैं भी कि एक क्या-क्या हाइपोथेसिस सूरत देना हाल है। चाह रहा हूँ, हाँ। वो यही है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत ऑलरेडी जो कुछ अचीव करना चाह रही थी कर चुकी है, और ये रेफरेंस वापस होगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। चलें जी, नासिर साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है जी कि हुकूमत अपने सियासी मकासद इदारों को इस्तेमाल करके पूरे कर चुकी है। अब इदारे इस्तेमाल मैंने नहीं कहा वैसे। देखें नासिर साहब, ये रेफरेंस दाखिल करना, सुप्रीम कोर्ट को देखिए, एंगेज करना, सेनेट के रोजाना रिमार्क्स आ रहे हैं, करप्शन, करप्ट सर जी, प्रैक्टिस, वीडियो आ गई, वीडियो चली गई, इलेक्शन कमीशन तलब हो गया, वोट की सेंटिटी, सीक्रेसी, मुतनासिब नुमाइंदगी क्या होती है, और एक कंफ्यूज करके रखा। देखिए मैं जो मतलब कहना चाह रहा अटॉर्नी था जनरल वो- की जो स्ट्रेटजी मैं- थी कि वो ये जो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने वोट डालना उनको कंफ्यूज करके रखें। नहीं देखिए मेरा जो कभी कहना का- अटॉर्नी जनरल ने इतने बड़े बड़े असल जी, इल्जाम मैं लगा जो- दिए मैं जो कहना कि चाह रहा लोग था- नोटों से जो भरे मैं हुए कहना हैं। चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑर्डिनेंस वो कर चुके हैं, और अब इतना टाइम निकल चुका है कि अब जो है इलेक्शन कमीशन पैनिक में होगी, क्योंकि उनके और सुप्रीम कोर्ट ने ये नासिर जल्दी साहब, जल्दी अगर रेफरेंस वापस हो गया जैसा कि आपने दावा कर दिया आज, तो फिर ऑर्डिनेंस की भी क्या हैसियत फिर रहेगी? सीक्रेट होगा, फिर ओपन बैलेट नहीं होगा। तो लें जी, नासिर साहब की इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि जो उन्होंने अब तक देखा है, उनका कहना ये है कि उनकी दानिस्त में ये उनका ख्याल है, ये उनका जो वो जैसे कहते हैं ना कि 70 साला हकीम का तजर्बा, तो ये नासिर इकबाल साहब जो हैं ये एक तवील तजर्बा रखते हैं पाकिस्तान की आला अदलिया को कवर करने का, और इन सारे अवामिल अवाक़िब, और क्योंकि सियासत के ऊपर भी इनकी नज़र रहती है, सबको मिला जुला के वो कहते हैं कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो मकासद उसने हासिल करना थे वो कर चुकी है, और अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना फरीज़ा अदा करते हुए ये रेफरेंस लौटा देगी।
देखते हैं क्या होता है। शराय दस्तूर से बिल्कुल सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।